सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है पी प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है 1200 से 1550, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो। यूनिट नंबर फर्स्ट, या आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 रोमा जायसवाल प्लेलिस्ट, आपके सामने यूनिट्स आ जाएगी और सिलेबस भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि दिल्ली सल्तनत का हमें बेसिकली पढ़ना है, और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और गुजरात का। तो 1206 से 1526 तक में जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इंडिया का, वो हमें पढ़ना है। तो हमें इसमें सल्तनत पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत में कैसे अभिजात वर्ग का परिवर्तन हुआ था, मतलब कैसे पहले जो भी अभिजात वर्ग थे उसमें तुर्क लोग थे, बाद में क्या हुआ चेंज हो गए, और भी धर्म के लोग, और भी हिंदू मुस्लिम और भी धर्म के लोगों को शामिल किया जाने लगा। तो उस समय की संस्कृति कैसी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम की, और एकता प्रणाली क्या थी, वो आपको पढ़ना है। दूसरे में अब दूसरा टॉपिक है आपका राजनीतिक सत्ता में अभिव्यक्ति, मतलब राजनेता जो थे, मतलब उस समय के जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, वो अपनी शक्ति को किस माध्यम से दर्शाते थे। तो अपनी शक्ति को स्मारक और अनुष्ठानों द्वारा, अपने जो मॉन्यूमेंट जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ये सब बनवा के अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को प्रमोट करके वो लोग अपनी शक्ति को दर्शाते थे। तीसरी चीज की राजनीतिक संस्कृति में विजयनगर और गुजरात को भी पढ़ना है। जहाँ उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर और गुजरात साम्राज्य चल रहा था। तो इसकी भी संस्कृति, इसके भी स्मारक, इसके भी क्या गुण थे, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स खरीदने हो, आपको ऑल जो आपके यूनिट्स है वो बन रखी है हिंदी मीडियम में, अगर आपको ऑल यूनिट्स के नोट्स चाहिए तो 50 रुपीज़ में ऑनली आप खरीद सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज करके आपको पर्सनली दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि जो क्योंकि 1200 में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी भारत में। जो क्या हुआ था 1206 में हुई थी। इससे पहले क्या था, यहाँ पे आपने पृथ्वीराज चौहान सुना होगा नाम। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के क्या थे, शासक थे। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने क्या करा था, हरा दिया था। वैसे तो कई बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और माफ कर दिया था, पर उसने क्या करा, धोखे से इनको कैद कर लिया। आपने मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान पे। तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही क्या हुआ, पहली बार कोई मुस्लिम शासक अपने भारत पे राज कर पाया था। इससे पहले कोई भी मुस्लिम शासक ने लूटा जरूर था भारत को, पर शासन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मुस्लिम शासक का रूल हुआ था 1206 से स्टार्ट इंडिया में, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, जिसे मालमुक डायनेस्टी भी कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी, जो मैंने आपको बताया ना, जो जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसका गुलाम था, सेनापति था, कमांडर। तो उसी का कमांडर ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को भारत में हरा दिया। पर क्या है, वो जो मोहम्मद गौरी है वो वापस वहां चले गया था जहां से आया था, अफगान से। तो पर यहाँ पे फिर क्या हुआ, भारत की तो जो सत्ता थी जो पृथ्वीराज चौहान की, वो खाली रह गई। तो वहां पे उसने अपने कमांडर को, यानी अपने गुलाम को बिठा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए। तो इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया। इस पूरी जो डायनेस्टी है उसका नाम, क्यों? क्योंकि किसी गुलाम ने ये वंश स्टार्ट किया था, ये शासन स्टार्ट किया था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी इस शासन की, मुस्लिम शासक की कह सकते हो, दिल्ली सल्तनत की कह सकते हो, गुलाम वंश की कह सकते हो, स्थापना की थी। तो यह सल्तनत 1526 तक चली थी। तो ये 1206 से स्टार्ट हुई थी और 1526 तक में इसमें 5 राजवंशों ने राज किया था। 5 राजवंशों के कई राजाओं ने करा था राज। 5 राजवंश के कई राजाओं ने राज किया था। तो उसमें से 1526 तक, जब तक बाबर
बाबर 1526 में आता है ना, तो लास्ट बार बाबर से लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी की, जो कि लास्ट दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश है उसका शासक होता है, उसको हरा देता है। उसके बाद वो गद्दी पे बैठ जाता है, फिर जो दिल्ली सल्तनत है वो उसका खत्म हो जाता है। जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तब क्या हुआ, तब दिल्ली सल्तनत का जो पांचवा प्रमुख वंश था, जो कि शासनकाल में विभाजित हो गया वो। तो चलिए अब जानते हैं हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका प्रारंभिक वंश कौन सा था, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, उसके बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुब ऐबक द्वारा 1206 में की गई थी। वह अफगानिस्तान के गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कुतुब ऐबक ने दिल्ली में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी 1206 में, मतलब अपनी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। और कुतुब ऐबक ने जो कुतुब मीनार सुना है ना आपने, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, मतलब शुरुआत इसने की थी, पर इसका जो बेटा, मतलब जो इसका जो दामाद था बेटा, तो उसने क्या करा, उसने इसको पूरा बनवाया। पर शुरुआत किसने की थी, कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की थी, तो जिससे आज कुतुब मीनार के नाम से हम जानते हैं। तो कुतुब ऐबक के बाद क्या हुआ, इल्तुमिश आया। कुतुब ऐबक के बाद इल्तुमिश आया, तो इल्तुमिश को रियल फाउंडर माना जाता है, रियल संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। करा तो कुतुब ऐबक ने स्थापना है, पर क्यों, इसने ना कोई सिक्के चलाए, ना अपना नाम का खुतबा पढ़ाया। खुतबा क्या होता था, जब भी कोई शासक बनता था, तो इनके अनुसार क्या होता था, उनको अपनी जो मस्जिद या वो जो होते हैं ना स्पीकर्स वगैरह, तो उसमें ना उसको खुतबा पढ़ाया जाता है, उसकी गुणगान की जाती है, तो ये उसने नहीं करवाया था, तो इसको फाउंडर रियल नहीं माना जाता। ये सब इल्तुमिश ने किया था, अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था, अपने नाम का बहुत कुछ करवाया था, तो इल्तुमिश को रियल फाउंडर माना जाता है। तो 1211 से 1236 तक क्या करा था, इल्तुमिश ने शासन किया था, जिन्होंने सल्तनत को मजबूत किया और इसे एक व्यवस्थित राज्य के रूप में स्थापित किया था। तो जो इल्तुमिश था, तो इल्तुमिश के बाद जो शासक बनती है वो उसकी पुत्री बनती है, जो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम महिला शासक सुल्तान होती है, मतलब मुस्लिम शासक में अगर कहा जाए तो पहली भी शासक रजिया सुल्तान थी और अंतिम भी भारत की। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा था और उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, जो भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक बनी। इल्तुमिश के बाद बलबन का शासनकाल आया था, जो कि 1266 से लेकर 1287 तक चला था। तो गुलाम वंश में इन्हीं जो मैंने बताया, कुतुब ऐबक, फिर इल्तुमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर रजिया सुल्तान के बाद बलबन, ये चार लोगों का ही शासनकाल रहता है गुलाम वंश में। दिल्ली सल्तनत में नहीं, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे। 5 राजवंश में से जो पहला राजवंश था जिसका नाम है गुलाम वंश, उस गुलाम वंश में ये 4 शासक ने राज किया था। उसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद आता है दूसरा वंश खिलजी वंश। तो अब खिलजी वंश की बात करेंगे हम। अगर मैं आपको सारे वंश जो है दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी ने रूल किया है, 5 डायनेस्टी थी, ये राजवंश, ये शासक नहीं है। शासक तो एक वंश में बहुत सारे होते हैं, ये राजवंश है। तो अगर आपको सीधा याद करने का तरीका बताऊं तो आप एक फॉर्मूला है जीजा का टगला साला, तो आप जी से याद रख सकते हो गुलाम वंश, जीजा, के से आप याद रख सकते हो का, जीजा का, टी से आप याद सकते हो टकला, और एस से आप रख सकते हो एस और एल साला। तो जी से आपका हो गया गुलाम वंश, के से आपका हो गया खिलजी वंश, टी से आपका हो गया तुगलक वंश, एस से आपका हो गया सैयद वंश और एल से आपका हो गया लोधी वंश। तो ये 5 वंशों ने राज किया था। तो अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं के यानी खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 तक चला था। इसमें बहुत फेमस एक शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिस पे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की पिक्चर भी बन रखी है। तो गुलाम वंश के पतन के बाद, जब फर्स्ट जो डायनेस्टी थी गुलाम वंश, उसका पतन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, खिलजी वंश का उदय हुआ था। तो इस वंश, जो ये वंश था,
इसके सबसे जो प्रमुख शासक माने जाते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी माने जाते हैं, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की आपने पिक्चर भी देखी होगी, जिन्होंने सल्तनत को अपने चरम पर पहुंचाया था। इसने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे अपने क्षेत्रीय विस्तार किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार कह सकते हो, काम कह सकते हो, सिक्के कह सकते हो, सब चीज में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत काम किया था। तो उन्होंने दक्षिण भारत तक सल्तनत का विस्तार किया था। तो दक्षिण भारत तक इसने अपनी सल्तनत को पहुंचा दिया था और मंगोल आक्रमण को भी अच्छी तरह से रोका था, क्योंकि इस समय मंगोल का आक्रमण हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक और सैन्य सुधार भी किए थे, बहुत सारे अपने प्रशासन में सुधार भी किए थे। और जैसे कि प्रशासन में उसने सुधार ये किया था कि उसने सैलरी पे पहली बार क्या कर सैलरी पे लोगों को रखना शुरू किया था। और उसने क्या करा था, सैन्य सुधार ये करा था कि घोड़े को पहचानने के लिए उसने घोड़े को दागना स्टार्ट कर दिया था, दाग। और उसने क्या करा था, दाग देता था जिससे पता लग जाता था उसके घोड़े कौन से। जिसने कराधान प्रणाली और बाजार नियंत्रण का सुधार में प्रमुख किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार किए थे, जिसमें उसने जो कृषि प्रणाली थी उसको भी सुधारा था और उसने अपनी बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको भी लागू किया था। तो उसने जो बाजार है उसको 4 भागों में बांट दिया था और उसने शासक किया था अलग तरीके से। तो अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत प्रशासनिक ढांचे को केंद्रित किया था। मतलब अलाउद्दीन के शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो केंद्रीकृत शासन था। जैसे आज हम देखते हैं ना, मतलब रूल करने वाला फर्स्ट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब उसके अंडर में रहते हैं। तो मतलब केंद्रीकृत शासन कर दिया था। इसने एकता प्रणाली पर भी नियंत्रण रखा था। एकता प्रणाली क्या होती थी, एकता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती थी जो एक राजा है वो किसी को जमीन क्या करता था, किसी को अपनी जमीन दे देता था, किसी एलिट को, और वहाँ पे क्या करता था, सेना रखता था। सेना रख के आधे पैसे सेना का खर्च को वही उठाता था और बाकी वो अपने राज दरबार में यानी अलाउद्दीन खिलजी को देता था। तो इसे ही कहते थे एकता प्रणाली। एकता यानी भूमि का टुकड़ा। उन्होंने अपनी सेना के आकार को बढ़ाया था और सैनिक में वेतन को नियंत्रित भी किया था, जिससे उन्होंने शासक वर्ग पे अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। और इसके शासनकाल में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, क्षेत्रीय विस्तार हुआ था। उसके बाद दूसरा जो डायनेस्टी आती है वो होती है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है उसका शासनकाल जो है 1320 से 1414 तक रहता है। तो तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश की जो स्थापना है वो 1320 में की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। तो आपने तुगलकाबाद भी सुना होगा, तो तुगलकाबाद जो दिल्ली का वो भी तुगलक वंश ने इसकी स्थापना की थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक में से जो माने जाते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके बहुत सारे ऐसे सुधार है जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। इसने बहुत सारे सुधार करने की कोशिश तो की पर वो विफल रहा, तो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी भी चेंज की थी एक बार। तो 1325 से 1351 तक सबसे ज्यादा शासनकाल कह सकते हो आपने मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो अपनी असाधारण योजना और सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से क्या करती, दिल्ली सल्तनत था तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, पर इसने पहली बात क्या किया था, दौलताबाद यानी महाराष्ट्र को क्या किया था, इसने अपनी राजधानी एक्सचेंज कर दी थी, क्योंकि ये चाहता था कि दक्षिण भारत पे भी हमारा राज हो। पर इस पे ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि सारी सेना को ले जाना, सबको ले जाना इम्पॉसिबल था और खर्चा हुआ, इसको वापस दिल्ली आना पड़ा। तो इसकी ये योजना भी बहुत ज्यादा असफल रही। उन्होंने कर और मुद्रा संबंधित भी कई सुधार किए थे, पर इसमें ये असफल रहा था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने करा था तो वो सक्सेस रहा था, पर इसने जितनी भी चीज की है, इसने टोकन करेंसी बनाई थी, इसने नकली मुद्रा को मतलब जो मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट किया था, पर वो सब क्या हुआ था फिर करप्ट होने लगी, क्योंकि मार्केट में उसकी जैसे और ज्यादा बनने लगे थे, तो इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो असफल होने लगी। तो तुगलक वंश का अंतिम जो प्रमुख शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल था, जिसने सल्तनत को पुनर्गठित किया था, मतलब पुनः जोड़ने का काम किया था, केंद्रित की थी, जो कि इससे पहले जो गियासुद्दीन तुगलक था उसने मतलब उसके काल में थोड़ा वो बिगड़ गया था। तो सामाजिक कल्याण पर इसने ध्यान दिया था। सबसे अच्छा शासक अगर कोई था पूरे दिल्ली सल्तनत में, फिरोज शाह तुगलक था। ये सच में बहुत ज्यादा ध्यान देता था लोगों पे, जनता पे। फिरोज शाह ने सिंचाई और कृषि को भी बढ़ावा दिया था। इसने कृषि, सिंचाई और नाले बनवाए थे, कई सारे कृषि, बहुत सारे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, इन सब की स्थापना की थी और सुधार किया था। इनकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमजोर हो गया था। उसके बाद जो चौथा वंश था दिल्ली सल्तनत का, जिसे सैयद वंश कहते हैं, उसकी स्थापना हो गई थी।
जो कि 1414 से 1451 तक चला था। तो तुगलक वंश के पतन के बाद ही क्या हुआ था, सीधे सैयद वंश का उदय हुआ। तो सैयद वंश की जो स्थापना है वो खिज खां ने की थी। खिज खां नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या की थी, सैयद वंश की स्थापना की थी। 1414 में इसने क्या किया था, सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश के जो शासक थे वो मंगोल और स्थानीय राजाओं के साथ संघर्ष में फंसे रहे थे। इस कारण क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शक्ति में गिरावट आई और दिल्ली सल्तनत अब इतना अच्छा खासा नहीं था और ये नहीं टिक पाया ज्यादा टाइम तक। और इसके जस्ट बाद क्या हुआ, कुछ ही सालों बाद लोधी वंश का शासन काल दिल्ली सल्तनत में आया। तो 1491 से 1526 तक, जब तक पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हुआ तब तक दिल्ली सल्तनत का काल चलता रहा, जो कि लोधी वंश ने चलाया। लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी 1491 में। इस वंश के महत्वपूर्ण जो शासक थे वो है सिकंदर लोधी और लास्ट बोले तो इब्राहिम लोधी जिसने बाबर से लड़ाई की थी। तो आपको फर्स्ट नाम बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी तो याद करना ही होगा क्योंकि मुगल में भी आपको ये लिखना ही पड़ता है। तो 1517 से 1526 तक में ये इनका शासनकाल था। सिकंदर लोधी ने प्रशासन को मजबूत किया था और कृषि सुधार पे भी इन्होंने ध्यान दिया था और आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। किसने, सिकंदर लोधी ने। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को राजधानी बनाया था, ये इम्पोर्टेंट। हालांकि इब्राहिम लोधी के शासनकाल के सल्तनतकालीन स्थिति कमजोर हो गई थी और 1526 में जब बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किया तो इब्राहिम लोधी को हरा दिया और फिर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो आपको इसमें ज्यादा शासक के बारे में पढ़ना नहीं है, दिल्ली सल्तनत होता तो पढ़ते, बट आपको इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आपको मेन राजा के नाम और थोड़े थोड़े काम जैसे जितने मैंने आपको बताया उतने ही याद करने हैं, ज्यादा नहीं। उसके बाद अब हमें जानना है कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा था और दिल्ली सल्तनत का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा जो है वो केंद्रीकृत था, जिसमें मतलब केंद्रीकृत यानी जो सत्ता थी वो एक जगह थी दिल्ली में, जो भी शासक था उस समय उसके पास थी, जिसमें शासक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सल्तनत के शासक को सुल्तान कहा जाता था। उनके प्रशासन में वजीर होते थे, कोतवाल होते थे, मीर बख्शी जैसे प्रमुख अधिकारी होते थे। जैसे वजीर, जैसे मेन जो होता था सुल्तान होता था, लाइक जैसे कि वो गया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। उसके बाद होता था वजीर होता था मुख्य, सबसे ज्यादा मुख्य जो मंत्री होता था। कोतवाल होता था सैन्य का प्रमुख शासक और मीर बख्शी होता था टैक्स का प्रमुख शासक। तो ये चार प्रमुख जो जैसे कि आज होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के 8 कैबिनेट मंत्री, वैसे ही होते थे। तो भूमि प्रबंधन के लिए एकता प्रणाली लागू की गई थी। तो इस समय के प्रशासन में टैक्स वसूलने के लिए इन सब के लिए एकता प्रणाली को लागू किया गया था और जिसके तहत अधिकारियों और सैनिकों को उनकी सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी, जो भी सेवा देते थे वो सैनिक, उन सब के बदले उनको दिया जाता था, उनको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था और उस भूमि के टुकड़े पे ही वो क्या करते थे, किसी से भी काम करवाते थे, फसल उगवाते थे, जो भी टैक्स आता था वो राजा को देते थे और बाकी अपनी सेना रखते थे। तो यह प्रणाली सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था और प्रशासन का आधार थी। तो मेन चीज है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो सल्तनत काल में भारतीय समाज में क्या है, इस्लामी प्रभाव बढ़ा, क्योंकि इस्लामी प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था क्योंकि सारे शासक क्या थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। लेकिन हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच संस्कृति मिश्रण भी देखा गया था, क्योंकि उत्तर भारत में कभी ऐसी कला वास्तुकला संगीत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ था। तो उत्तर भारत में जैसे कि आगरा शहर बसाया गया था, कुतुब मीनार, बहुत सारे ऐसे वास्तुकला संगीत देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर के हम्पी वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब उस समय मिश्रण कला हमें देखने को मिलती थी। सल्तनत के शासनों में मस्जिद, किलों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया जाता था, जो आज भी भारतीय इतिहास का हिस्सा है, जो कि हम देखते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है, तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में इस्लामी संस्कृति का व्यापक प्रभाव रहा है। सूफीवाद का प्रसार इस समय हुआ था। सूफी कौन होते थे, जैसे हिंदू के साधु संत होते हैं, इनके सूफी होते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एकीकरण में सहायता करते थे, मतलब ये सहिष्णुता की बात करते थे।
सूफी संतों की शिक्षाएं इस समय समाज में व्यापक जितनी भी बुराइयां फैली थी उसको समाप्त करना था, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संत प्रमुख थे और इनकी आपने दरगाह भी देखी होगी। तो सल्तनत काल में फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था, मतलब सल्तनत काल में जो प्रशासन की मुख्य भाषा थी वो फारसी थी। इसका साहित्य भी विकास हुआ था। फारसी में कई साहित्य लिखे गए थे जो कि उस समय के जितने भी टेक्स्ट मिलते हैं वो सब फारसी में लिखे गए थे, जो शासन की भाषा बन गई थी। इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव सल्तनत द्वारा निर्मित इमारतों में देखने को मिलता था, मस्जिदों में मिलता था और मकबरों में स्पष्ट रूप से देखा जाता था। जितनी भी उस समय स्ट्रक्चर बन रही थी, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो अलाई दरवाजा हो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो, तो ये सब में क्या हो रहा था, तुगलकाबाद का किला हो, इन सब में इस्लामी जो वास्तुकला है वो देखने को मिल रही थी। तो अब हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में शासक वर्ग जो था, अभिजात वर्ग, जो एलिट्स जो लोग थे, उनमें कैसे परिवर्तन हो रहा था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान शासक जो अभिजात वर्ग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। मतलब जो शासक होते थे, जो भी राज करता था या दरबार के जो लोग होते थे, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता था क्लासेस में। तो सल्तनत के जो शुरुआती दौर में जो तुर्की और अफगानी सैनिक और जो शासक इस अभिजात वर्ग के प्रमुख सदस्य थे। मतलब शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत में जब अफगानी सैनिक और जो तुर्की सैनिक भर्ती की जाती है, तो उससे हमें पता लगता है कि ये सैनिक कहाँ के, अभिजात एलिट क्लास के लोग हैं। तो इसकी शक्ति का आधार सैन्य बल और राजा के प्रति निष्ठा थी। तो इसका जो मेन जो इसका बेस था वो इस सैन्य बल का, वो क्योंकि वो एलिट थे और इसलिए उनका बल और राजा के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो थी। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुब बिन ऐबक, तो उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को सैनिक के रूप में मुख्य रूप से तुर्कों का उपयोग किया था। तो उन्होंने अपने सैनिक में जो कुतुब बिन ऐबक था, फर्स्ट फाउंडर दिल्ली सल्तनत, तो उसने क्या करा था, जो तुर्की के सैनिक थे ना, वो तुर्कों को अपने जो प्रशासन है उसमें सेना में भागीदारी दी थी। मतलब अपने ही लोगों को दी थी, एलिट्स लोगों को ही दी थी, ओनली जो उसके जान पहचान के लोग थे। तो इससे पता लगता था कि वो क्या कर रहा था, अपने लोग को ही दे रहा था। यह वर्ग धीरे धीरे शक्तिशाली सामंती वर्ग में बदल गया और धीरे धीरे ये लोग क्या होने लगे, सामंती लोग में बदलने गए। क्यों? क्योंकि जो ये लोग जो अभिजात वर्ग को जो ये शासक जो देते थे सेना रखने का अधिकार, तो एकता प्रणाली के तहत ये इनको जमीन भी देते थे, तो ये जमीन तो इनकी हो जाती थी। तो धीरे धीरे इन लोग के पास बहुत सारी जमीन होने लगी और ये सामंती में बदल गए, जो शासक और उनकी शक्ति के स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मतलब शासक का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल कराता था वो ये सामंत लोग और जो अभिजात वर्ग कहलाते थे, क्योंकि अभिजात वर्ग लोग ही क्या करते थे, सेना रखते थे, इनको एकता दी जाती थी और ये टैक्स जो है यही देते थे किसको, राजा को, और सेना रखते थे। जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी सेना की, तो ये सेना भेज देते थे राजा के पास। परंतु जैसे जैसे सल्तनत का विस्तार होते गया पूरे भारत में और नई नई जब चुनौती सामने आने लगी लोगों के, शासकों के, तो शासक क्या करने लगे, अब अभिजात वर्ग में विविधता आई। अब क्या है, अब जो सैनिक रख रहे हैं उनमें थोड़ा चेंजेस आने लगा। कैसे? खिलजी और जो तुगलक वंश के काल में क्या हुआ, अभिजात वर्ग में भारतीय, मुस्लिम और मुगलों और अफगानों को भी स्थान मिला। हम देख रहे थे कुतुब बिन ऐबक, तो कुतुब बिन ऐबक ने क्या करा, जो अभिजात वर्ग का जो क्लास होता है उसमें ओनली तुर्कों को भर्ती किया था। पर जब खिलजी और तुगलक वंश आता है तो हमें देखने को मिलता है कि अब अभिजात वर्ग में कौन कौन शामिल हो रहा है। तो अब अभिजात वर्ग में यानी जो इनका दरबार है उसमें अब भारतीय लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, और मंगोल के जो लोग हैं और अफगान के, इन सबको शामिल किया जा रहा है अभिजात वर्गों में। तो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासक अभिजात वर्ग में बड़ी संख्या में गैर तुर्कों को सम्मिलित किया था। अभी तक देखो तुर्कों को ही अभिजात वर्गों में भर्ती दिया जा रहा था कुतुब बिन ऐबक तक में, जब गुलाम वंश था। पर जब खिलजी वंश आया और तुगलक वंश आया तो अब क्या है, तुर्कों को भी और अन्य तुर्कों से अलग जो लोग थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मंगोल हो, चाहे अफगान के लोग हो, उन सबको अभिजात वर्गों में भाग दिया जा रहा था, जिससे यह वर्ग और अधिक विविधतापूर्ण और शक्तिशाली हो गया। मतलब अब अभिजात वर्ग और ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने लगा कि इसमें हर धर्म के, हर जगह के लोग शामिल होने लगे। तो तुगलक वंश के शासन में भी क्या हुआ, इसी नीति का पालन हुआ। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने गैर तुर्कों को रखा था, तो वैसे इन्होंने भी गैर तुर्कों को रखा, मतलब सभी को लोगों को अपने अभिजात वर्ग में शामिल किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारतीय मुसलमानों के अलावा अन्य जाति को भी प्रशासनिक पद दिया गया। मतलब
जो भी अन्य जाति के लोग थे, पहले था कि सिर्फ एलिट क्लास मतलब जो ऊंची जाति का होता था उसे ही दिया जाता था, अब सब जाति के देने लगे। तो लोधी वंश के समय तक यह वर्ग पूरी तरह से मिश्रित हो चुका था, और जब तक लास्ट जो वंश था, डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लोधी वंश, उस तक आते आते अब ये मिश्रित हो गया। अब ये नहीं कह सकते कि अभिजात वर्ग में ओनली क्या है कि तुर्क है या बस जो इनका शासन था वही है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम सारी जाति, ऊंची नीची, सभी लोगों को अभिजात वर्ग में, मतलब अब क्या होता रैंक के हिसाब से, क्योंकि हो रहा था पहले जाति और धर्म के हिसाब से देखा जा रहा था, बट अब क्या है उनके एग्जाम होते थे और रैंक के हिसाब से उनको दिया जाता था। इसलिए क्या हुआ, अब सब मिश्रित हो गया एकदम, जिससे अफगान और स्थानीय भारतीय को कुलीन वर्ग और दोनों शामिल इसमें हो गए। अब इस वर्ग का मुख्य कार्य था कि सल्तनत के लिए प्रशासनिक और सैन्य सेवा करना। अब ये जो भी सल्तनत का राजा होता था उसके लिए प्रशासनिक सेवा करते थे और सैन्य सेवा, क्योंकि ये एकता के तहत जमीन भी रखते थे और इस जमीन से जो पैसा होता था वो टैक्स देते थे राजा को, और जो सेना होती थी उसको भी खर्च इसी पैसे से देते थे। लेकिन धीरे धीरे इस वर्ग की सत्ता का केंद्र अपने पकड़ में मौजूद कर ली इसने। अब देखते हैं दूसरी चीज कि सेवा संस्कृति कैसी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम की। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान सेवा संस्कृति का एक नया रूप सामने आया लोगों के सामने। सल्तनत काल में जो प्रशासनिक और जो सैन्य सेवा के लिए जो लोगों को भर्ती किया जा रहा था, जिसे सेवा संस्कृति कहा जाता था, मतलब जिसके तहत लोगों को सैन्य जो भर्ती किया जाता था, चाहे प्रशासन में भर्ती किया जाता था, कह सकते हो सरकारी नौकरी में, जैसे आज हम देते हैं ना जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम, मान लो उसको लेके चलो कि जैसे कि उसी में किसी को भी सरकारी यानी मतलब दिल्ली सल्तनत के दरबार में सैन्य में अगर भाग लेना हो तो उसी को कहते थे सेवा संस्कृति। तो इस सेवा संस्कृति का मुख्य आधार था कि राजा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। गुलाम सैनिक जो बाद में गुलामों या मामलूक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यानी गुलाम वंश को शासक वर्ग में उच्च स्थान मिलता था। मतलब जो भी गुलाम वंश का लोग होता था उसे दरबार में क्या मिलता था, ऊंचा पद मिलता था शुरुआत में, एलिट्स क्लास में, मतलब उनको ऊंचा रोल मिलता था जिसे उन्होंने बताया, और बाद में भी चेंज हुआ। और ये सैनिक शासकों की व्यक्तिगत सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में मुख्य भूमिका ये लोग निभाते थे। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का समय आया तो ये बदल गया, जैसे मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था। तो ये सेवा संस्कृति और भी अधिक संगठित होने लगी और सैन्य अधिकारियों को शासकों के प्रति अपनी निष्ठा साबित करनी होती थी। और इसमें क्या हुआ, कुछ भूमि अनुदान करे जाते थे जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता एक तरह का भूमि का टुकड़ा होता था जो दिया जाता था जमींदारों को। इसके साथ ही दरबार में ऊंचे पदों पर पहुंचने के लिए भी व्यक्ति क्या करता था, निष्ठा, योग्यता और क्षमता का महत्व दिया जाता था। मतलब उनकी एक तरह से कह सकते हो एग्जाम होती थी उनकी निष्ठा की, उनकी योग्यता की, उनकी क्षमता की। तो जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित होता था कि कौन अधिकारी, सैनिक और जो राज दरबार है उसके प्रति वफादार है और काम करने में निपुण है। मतलब एक तरफ से उनकी ट्रेनिंग होती थी और ये मान लो एग्जाम होता था। तो उसके बाद जानते हैं कि इक्ता और उनकी व्यवस्था कैसी थी। इक्ताएं जो दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी वो कैसी थी, उनकी व्यवस्था कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण तत्व था सबसे ज्यादा इक्ता। इक्ता का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है 100%। ये प्रणाली जो है वो सल्तनत के आर्थिक और सैन्य ढांचे को स्थिर और संगठित करने में सहायक सिद्ध होते थे, क्योंकि जो भी सेना होती थी वो भी इक्ता प्रणाली के तहत ही जो जिसको इक्ता दी जाती थी, मतलब जिसको भी ये जमीन दी जाती थी वो सैन्य रखता था और सैन्य का खर्च उठाता था, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो सैन्य वो राजा को देता था। तो पहला तो ये हो गया, तो राजा को सेना मिलती थी इक्तेदार से। दूसरा आर्थिक, मतलब इक्तेदार टैक्स भी देते थे राजा को, तो दोनों आर्थिक और सैन्य दोनों स्थिरता राजा को मिलती थी इससे। तो इक्ता एक प्रकार की भूमि अनुदान प्रणाली थी। मतलब राजा क्या है, जो भी उसके दरबार में रहता था उसको वो वेतन की जगह क्या कर दिया जाता था, इक्ता दे देता था, जिसके तहत वो सब क्या करते थे, सल्तनत, सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों का सेवा कार्यों में बदल देते थे उसको। जैसे मैंने बताया वो ट्रेनिंग पे रखते थे और इन अधिकारियों को इक्तेदार कहा जाता था। और जिनके पास भी इक्ता होती थी, जैसे कि राज दरबार में जिसको भी इक्ता दी जाती थी उसको इक्तेदार कहा जाता था, मतलब उस भूमि का मालिक। और ये मालिक क्या करता था, अपने वही जो सैनिक रखता था और सैनिक का खर्च उठाता था, टैक्स भी देता था ये राजा को, और सैन्य अपने पास रखता था, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो सैनिक देता था। तो इक्ता व्यवस्था न केवल कर संग्रहण की एक पद्धति थी, मतलब एक टैक्स लेने की भी एक तरह की पद्धति थी, और एक तरह की राज्य
को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने का भी ये माध्यम थी। इक़्तिदार को उनके द्वारा प्रशासित भूमि से कर की एक निश्चित मात्रा सल्तनत को देनी होती थी, जिसे मैंने बताया। वो सल्तनत को भी क्या देते थे, पैसे देते थे, और आधी पैसे से वो जो सेना रखते थे उसका खर्च उठाते थे, और शेष कर राशि का उपयोग अपने सैनिक के वेतन और प्रशासनिक खर्चों पे वो करते थे। इस प्रकार एकता व्यवस्था ने सैन्य अधिकारियों को भूमि पर अधिकार देकर उनकी स्थिति को मजबूत कर दिया था। क्योंकि अब जो एकता होती थी, वो जमीन होती थी, वो इक़्तिदारी वहाँ पे जितने भी खेती कर रहे होते थे लोग, उनसे वो खुद ही टैक्स लेती थी, और जितना होती थी वो राजा को दे देती थी, बाकी वो अपने पास रखती थी। तो उनकी मजबूती वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। हालांकि इस व्यवस्था में समय समय पर कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, और कुछ इक़्तिदार अधिक शक्तिशाली भी हो गए थे, जो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। मतलब हो जाता था जब उसके पास, क्योंकि सेना भी थी, वो टैक्स भी अपने वसूल रहा था, और किसान सब भी वो वहीं से टैक्स ले रहा था। तो वो राजा को तो कोई जानता नहीं था, वहीं से सब लेते थे टैक्स, वही लेता था। तो वो क्या कर रहा था, कोई ऐसा हो रहा था कि वो स्वतंत्रता की मांग करता था, जिससे केंद्र सत्ता को भी चुनौती मिलती थी। इसके बावजूद भी एकता प्रणाली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक और सैन्य ढांचा को सुदृढ़ बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एकता प्रणाली ने। तो अगर मैं इसके बारे में निष्कर्ष के तौर पे कहूँ तो दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या हुआ था, शासक, अभिजात वर्ग और सेवा संस्कृति और एकता प्रणाली, ये जो 3 चीज मैंने आपको पढ़ाया, इसने राजनीतिक समाज को गहरे तरह से प्रभावित किया था। दिल्ली सल्तनत के शासक जो था वो अभिजात वर्ग में परिवर्तन करते जा रहा था, और इसमें कुछ विविधतापूर्ण लचीलापन भी बाद में आया जब खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया। जबकि सेवा संस्कृति का मतलब होता था निष्ठा, योग्यता को पहचानना और सेना में भर्ती करना लोगों को, तो उसे सेवा संस्कृति कहते थे। और एकता का मतलब भूमि का टुकड़ा होता था, जो क्या कर जाता था, इक़्तिदार को दिया जाता था, जिसके बदले इक़्तिदार राजा को क्या करता था, टैक्स देता था, जो वहाँ उसके जमीन होते थे उससे असूल के, और बाकी पैसे वो अपने सैन्य पे खर्च करता था, और जरूरत पड़ने पे सैन्य की वो क्या करता था, वो राजा को दे देता था, और कभी कभी ये मनमानी करके स्वतंत्रता की भी मांग करता था। तो ये होता है यहाँ पे खत्म। अब हमारे जो टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम की जो स्मारक और वास्तुकला थी उसके बारे में। तो दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में स्थापना हुई थी, 1526 तक चला था। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन का एक महत्वपूर्ण चरण देखने को मिलता है हमें। इस दौर की राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति जो है वो कहाँ मिलती है हमें देखने को, वास्तुकला में मिलती है देखने को, उस समय स्मारक में मिलती है देखने को, अनुष्ठान और दरबारी संस्कृति जो है इसके माध्यम से होती है। तो ये स्मारक अनुष्ठान न केवल सत्ता के प्रतीक है दिल्ली सल्तनत के, बल्कि ये सल्तनत की वैधता, इस्लामी शासन, उनकी धर्म, उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो फर्स्ट जो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे मेन स्मारक वास्तुकला मानी जाती है वो है कुतुब मीनार, जो कि कुतुब बिन ऐबक ने ही स्टार्ट करी थी इसको बनाना। कुतुब मीनार ये विश्व धरोहर स्थल है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है, और ये दिल्ली में ही है। आप लोग यहाँ पे गए भी होंगे। इसकी स्थापत्य कला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दिल्ली सल्तनत की इस्लामी कला की, वास्तुकला की, वहाँ की संस्कृति की। इसका निर्माण कुतुब बिन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इसकी ऊंचाई और इसकी संरचना जो है वो दिल्ली में इस्लामी शक्ति और राजनीति का वर्चस्व का प्रतीक है कि हाँ यहाँ पे किसी मतलब ने शासन किया था, क्योंकि जब भी कोई शासन करता है वो अपना छाप छोड़ के जाता है, स्मारक, वास्तुकला, इन सब के माध्यम से। तो दूसरा है अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और जामा मस्जिद। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय निर्मित यह इस्लामी स्थापत्य कला और धार्मिक शक्ति का प्रतीक था ये। तो ये मस्जिद इस्लामिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे। नमाज के साथ साथ सुल्तान यहाँ पे संदेश भी फैलाया करते थे, मतलब कोई भी संदेश होता था जनता को देना हो तो वो मस्जिद द्वारा दिए जाते थे। दूसरा है तुगलकाबाद का किला। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित यह विशाल किला सल्तनत की सैन्य शक्ति को दर्शाता है, और उसकी सुरक्षा के प्रति जो उन्होंने जो किले में कैसे किलेबंदी की थी उस सबको दर्शाता है। तो ये किला भी आपने देखा होगा दिल्ली में ही है, तुगलकाबाद का किला। तो किले का निर्माण भी सुल्तान के लिए शक्ति और स्थापत्य कला का प्रतीक है, क्योंकि जब भी कोई भी राजा शासन करता है तो वो अपनी छाप छोड़ने के लिए वास्तुकला, जितने भी स्मारक है, अनुष्ठान है, अपनी संस्कृति को उजागर करने की कोशिश करता है। तो इस समय से हमें पता लगता है कि उस समय की कला संस्कृति कैसी थी। तो अब जानते हैं उस समय की दिल्ली सल्तनत के टाइम की अनुष्ठान और दरबारी संस्कृति क्या थे। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम
में शासकों ने धार्मिक अनुष्ठान और दरबारी समारोह के माध्यम से अपनी सत्ता को वैध ठहराया था और जनसाधारण में अपनी छवि को मजबूत भी की थी। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य ये था कि केवल धार्मिक रूप से ही शासन को वैध न ठहराया जाए, बल्कि इसे आधिकारिक और धार्मिक दायित्व के रूप में भी प्रस्तुत किया जाए लोगों के सामने। इसलिए सुल्तानों ने क्या करा, अब अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम मुस्लिम शासक आए थे शासन करने के लिए भारत में, तो अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए कोई भी शासन, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, जहाँ पे भी वो अपना शासन फैलाने जाएगा तो वो अपनी संस्कृति को जरूर वहाँ के लोगों को कहेगा कि मतलब एक्सेप्ट करो या जानो। तो इसको जानने के लिए सुल्तान ने क्या कहा, खुतबा पढ़वाना स्टार्ट किया था अपने नाम का। तो ऊपर कुतुब बिन ऐबक ने अपना खुतबा नहीं पढ़ाया था, इसलिए उसे फाउंडर तो है पर उसे रियल फाउंडर नहीं माना जाता। रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है कि इल्तुतमिश ने ही अपने खुतबा पढ़वाया था। तो क्या करते थे ये सुल्तान, हर शुक्रवार को मस्जिद में खुतबा पढ़वाया जाता था, जिसमें सुल्तान का नाम लिया जाता था कि सुल्तान कौन है यहाँ का, ये रोज बताया जाता था हर शुक्रवार को। और ये अनुष्ठान सुल्तान की धार्मिक और राजनीतिक वैधता को भी दर्शाता था और राजा ने जितने भी काम किए हैं वो उन सबका गुणगान किया जाता था। उसी को कहते हैं खुतबा, जो कि जनता को माइक द्वारा सुनाया जाता था हर शुक्रवार को। तो ये उनकी शक्ति का और उनके प्रभुत्व का प्रतीक था कि लोगों को बताया जाता था कि राजा ये काम कर रहा है, राजा वो काम कर रहा है, ये खुतबा द्वारा ही बताया जाता था। दूसरा था राज्य अभिषेक समारोह। तो ये क्या होता था, सुल्तानों के राज्य अभिषेक के समय भव्य दरबारी समारोह आयोजित होते थे, जब उनका राज्य सिंहासन जो होता था, जिनमें प्रमुख दरबार के लोग आते थे, अमीर लोग आते थे, धार्मिक नेता भाग लेते थे। इस अनुष्ठान के दौरान अल्लाह का प्रतिनिधित्व घोषित किया जाता था राजा को, कि राजा कौन है, अल्लाह का प्रतिनिधित्व है। और ये क्या कर रहा है, अल्लाह का प्रतिनिधित्व, जैसे कि वो है, और ये क्या कर रहा है, सुल्तान उन्हीं के प्रतिनिधित्व को जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, ये सब बताया जाता था इसमें। तीसरा उनकी संस्कृति का हिस्सा था दर्शन और स्वागत, यानी सुल्तान का दरबार उसके अनुयायियों और राजकीय अधिकारियों के लिए एक मंच था, जहाँ पर वे सुल्तान की शक्ति को देख सकते थे। और ये अनुष्ठान सुल्तान के प्रति वफादारी और सत्ता के प्रति सम्मान प्रकट करता था। तो वहाँ पे बहुत सारे स्वागत, प्रदर्शन, दर्शन किए जाते थे दरबार में। तो ये सब दरबारी संस्कृति थी कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की टाइम की। तो तीसरा है दरबारी जीवन कैसा था दिल्ली सल्तनत के टाइम का, और राजनीतिक संस्कृति क्या थी उनकी। तो उनकी जो दरबार की भव्यता, पहली बात कि सल्तनत के दरबार न केवल राजनीतिक निर्णय लेने के स्थान थे, बल्कि वह सुल्तान की शक्ति को दर्शाता था, उनकी अमीर पकड़, प्रदर्शन, इन सबको भी दर्शाता था। यहाँ दरबारी कवि रहते थे, विद्वान रहते थे, सैनिक का जमावड़ा होता था और सुल्तान का प्रभाव उभर कर सामने आता था। मतलब दरबार से देखने को ये पता लगता था, दरबारी जीवन आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं का जीवन टीवी में, कि सेना चल रही है, दरबारी कवि है, दरबारी नृत्य वाले लोग हैं, और एक लाइन से मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, मतलब जमावड़ा है सैनिकों का, मतलब एक तरफ से दिखता है ना दरबार की भव्यता, तो वो होती थी। तो ये भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी ये क्या थी, उनकी संस्कृति का हिस्सा था। दूसरा मुद्रा और सिक्के, सुल्तान के सिक्के पर उनका नाम और उनकी उपाधि होती थी, चाहे वो आपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखा हो, चाहे आपने अशोका के टाइम पे देखा हो, चाहे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखो, जब भी कोई राजा आता है तो वो अपने नाम का सिक्का जरूर, या अपने नाम का सिक्का जरूर चलवाता था, जिससे उस पता लगता था कि आगे भी जाके, आज भी जैसे हमें पता लग रहा है उन लोग के बारे में, इन सब के से तो सोर्स से पता लगता है। तो मुद्रा और सिक्के चलाए जाते थे, जिन पर उनकी उपाधि भी लिखी रहती थी, जैसे कि जिस भी राजा ने जो भी उपाधि उनको दी गई है तो वो सब उनको दी जाती थी। जैसे कि लक बख्शी कहा जाता था कुतुब बिन ऐबक को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दान करता था, बहुत ज़्यादा, तो उसको लक्ष्य बख्शी। जैसे कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सबको भी उपाधि दी गई थी, तो सबकी उपाधि जो है वो उन सिक्कों में लिखी जाती थी। तो निष्कर्ष के तौर पे कहें तो दिल्ली सल्तनत के दौरान स्मारक और अनुष्ठान का जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है वो महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था। मतलब अपनी बात को प्रकट करना किसी भी शासक को वो किसके माध्यम से करता था, स्मारक और अनुष्ठान के माध्यम से करता था। तो इन माध्यम से सल्तनत केवल अपनी सत्ता और स्थापत्य को ही नहीं दिखाता था, बल्कि अपने धर्म को और सामाजिक विविधता को भी अर्जित करता था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपके सेकंड यूनिट में ही दे रखा है। अब हमें पढ़ना है राजनीतिक संस्कृति विजयनगर और गुजरात। देखो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था इस टाइम पे, तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य चल रहा था और गुजरात का साम्राज्य। तो मध्यकालीन भारत में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ था। उत्तर भारत में जहाँ दिल्ली सल्तनत का हो रहा था, तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 में
से स्टार्ट हुआ था हरिहर और बुक्का द्वारा और 1646 तक चला था। और दूसरा था गुजरात सल्तनत जो कि 1407 में स्टार्ट हुआ था, 1573 तक चला था। ये दोनों राजनीतिक सत्ता विशिष्ट प्रणाली थी और इनकी सांस्कृतिक अनुदान का प्रतीक थी। मतलब जहाँ उत्तर भारत में अलग संस्कृति चल रही थी तो दक्षिण भारत में अलग संस्कृति हमें देखने को मिल रही थी, अलग स्मारक हमें देखने को मिल रहे थे, अलग वास्तुकला, अलग दरबारी भाषा हमें देखने को मिल रही थी, अलग संस्कृति हमें देखने को मिल रही थी। तो विजयनगर का शासन दक्षिण भारत में और गुजरात तक का शासन पश्चिम भारत तक सीमित था। इन दोनों राज्यों की जो राजनीतिक संस्कृति है वो प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी धार्मिक नीति, उनकी कला संस्कृति, उनकी अलग अलग जो विशेषता है उनके माध्यम से हमें पहचानने को मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा नोट पे अभी भी हम्पी की फोटो छपी रहती है, एक चक्का बना रहता है, आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी और उस टाइम की जो वास्तुकला है ना उसको दर्शाया गया है। तो उस टाइम की जो वास्तुकला, इन सब की जो धार्मिक नीति वगैरह है, इन सब से ही तो हमें उस समय का पता लगता है, उस समय का साम्राज्य कितना विशाल था ये हमें पता लगता है। विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक संस्कृति क्या थी इसको जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो दो भाइयों ने की थी जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन्होंने 1336 में क्या की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जब क्या है भारत में मुस्लिम शासक का राज चल रहा था। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे शक्तिशाली और संपन्न राज्य था जो कि विशेष रूप से दक्षिण भारत में विस्तार और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता था। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मुस्लिम शासक आ गए थे पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद पहली बार, तो उस समय से बहुत ज्यादा मतलब मुस्लिम शासक ही चल रहे थे। तो फर्स्ट टाइम किसी ने बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत अच्छा शहर बसाया था और उनकी वास्तुकला सब चीज एकदम 100% परफेक्ट थी, तो वो विजयनगर साम्राज्य था। इस साम्राज्य की राजनीतिक संस्कृति निम्नलिखित आधार पर मानी जाती है जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। फर्स्ट है कि केंद्रीकृत शासन के रूप में ये जानी जाती है और राजवंशीय शक्ति के रूप में। जैसे दिल्ली सल्तनत केंद्रीकृत शासन था वैसे ही विजयनगर साम्राज्य भी केंद्रीकृत शासन के रूप में जाना जाता था। विजयनगर जो साम्राज्य है उसके शासक एक केंद्र सत्ता के रूप में कार्य करते थे जहां उन्होंने राजा को ही सर्वोच्च माना था। मतलब सर्वोच्च कौन है, राजा। राजा को ही धार्मिक, राजा को ही राजनीतिक, राजा को ही सैन्य मामले, इन सब का प्रमुख कौन था, राजा था। उसकी सत्ता को धर्म और परंपरा और वैधता मिलती थी। राजा ने धर्म रक्षक के रूप में अपनी छवि बनाई थी और इस्लामी ताकतों के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा के प्रतीक में वो प्रस्तुत हुआ था। उस समय जो सैन्य का प्रमुख होता था, राजनीतिक का प्रमुख और धार्मिक प्रमुख, इस सब के प्रमुख के रूप में ये राजा उभरा था। दूसरा था न्यायकार प्रणाली। न्यायकार प्रणाली आपके एग्जाम में आ सकती है। न्यायकार प्रणाली क्या थी? विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायकार प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान था। न्यायकार स्थानीय सामंत होते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत मैंने एकता प्रणाली बताई ना, तो वैसे ही इक्तादार जो होते थे ना, वैसे दक्षिण भारत में न्यायकार होते थे जिन्हें साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता था। वे राजा का सैन्य सहायता प्रदान करते थे और बदले में उन्हें स्थानीय शासन का अधिकार दिया जाता था। डिट्टो कह सकते हो ये एकता प्रणाली ही है, बट इसको दक्षिण भारत में न्यायकार प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली साम्राज्य की सैन्य शक्ति को मजबूत करती है और क्षेत्रीय नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। डिट्टो जैसे मतलब एकता प्रणाली थी वैसे ही ये इनको भी एक भूमि दी जाती है, ये भी उस भूमि पर शासन करते हैं, टैक्स वसूलते हैं, बाकी टैक्स वो राजा को देते हैं और सैन्य खर्च भी अपने खुद पैसे से उठाते हैं। तीसरा है धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण। विजयनगर साम्राज्य का ये महत्वपूर्ण है। विजयनगर के शासकों ने हिंदू धर्म और मंदिर संस्कृति का संरक्षण किया था क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक आए थे भारत में और ये जो भारतीय संस्कृति उसको नष्ट किया जा रहा था। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति की संरक्षण में अपना रोल निभाया था। उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे कि हम्पी आपने देखा होगा, विट्ठल मंदिर, हजार राम मंदिर, ये सब बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उनकी जो कलाकारी देखोगे ना, एकदम टेक्नोलॉजी उस समय की आप जब देखोगे तो कहोगे कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा अच्छी थी जो आज भी नहीं है। बल्कि राजनीतिक शक्ति के प्रतीक भी ये थे। मतलब ये जो मंदिर ये जो बनाए जाते थे ये सब उनके राजनीतिक प्रतीक थे। क्योंकि मैंने बताया ना उत्तर भारत में भी जो वो लोग बना रहे थे, किला बना रहे थे, कुतुब मीनार बना रहे थे, तो कोई भी राजा अपना जो प्रतीक बनाता है, अपनी कला जो वास्तुकला बनाता है वो अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए बनाता है। तो इस माध्यम से वो क्या कर रहा था, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा था। चौथा है कि व्यापार और कूटनीति। तो
विजयनगर साम्राज्य ने अपने आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए क्या किया था? पारंपरिक संबंधों का विस्तार किया था, जो परंपरा से चलती आ रही थी। अरब, फारस, यूरोप जैसे अन्य देशों के साथ वो व्यापार करता था, जैसे कि शुरू से भारत करता आ रहा है। उन्होंने कूटनीति की भी स्थापित की थी, मतलब भारत इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी क्या करा था? स्थापित की थी, विदेशी संबंध स्थापित किए थे। इससे न केवल साम्राज्य की समृद्धि में भी बढ़ी, बल्कि उनके वैश्विक शक्ति के रूप में भी उनकी पहचान हुई। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है? अब देखो, लोग सोच रहे थे कि उस समय ओनली दिल्ली सल्तनत चल रहा है भारत में, पर नहीं, विजयनगर साम्राज्य भी चल रहा है और गुजरात साम्राज्य भी चल रहा है। ये हमें, अगर हम कहेंगे कि ये झूठ था, तो विदेशी लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। जब उनसे रिलेशन बनाते हैं तो उनके साथ व्यापार होता है, उनके साथ ट्रेड होता है, उनके साथ संधि होती है, और उनकी भी जो हिस्ट्री है उसमें हमारा नाम छप जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है उस समय के, वो है गुजरात सल्तनत। गुजरात सल्तनत की राजनीतिक संस्कृति क्या थी? तो गुजरात सल्तनत की स्थापना जो है वो जफर खान ने की थी। जफर खान, जो बाद में मुजफ्फर शाह के नाम से जाने लगा था। मुजफ्फर शाह ने 1407 में गुजरात सल्तनत की स्थापना की थी। ये सल्तनत पश्चिम भारत के एक प्रमुख इस्लामी राज्य के रूप में उभरा था और अपने समय में ही व्यापार के लिए, संस्कृति के लिए और राजनीतिक ताकत के रूप में ये उभरा था। गुजरात की जो राजनीतिक संस्कृति का जो प्रमुख विशेषता है वो कुछ निम्नलिखित है, जो मैं आपको बताती हूँ। पहला है सुल्तानत प्रणाली। सुल्तानत प्रणाली क्या थी? गुजरात सल्तनत की राजनीतिक संस्कृति सुल्तान के केंद्रिक शासन पर आधारित थी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और विजय साम्राज्य की थी। सुल्तान सर्वोच्च होता था, राजनीति में भी, धर्म में भी ये सबसे प्रमुख नेता होता था, न्याय का भी। उसी की सत्ता को इस्लामिक कानून और परंपराओं से वैधता मिलती थी, मतलब वो इस्लामिक कानून, जो शरिया कानून है, उसको ही फॉलो करता था। सुल्तानों ने अपनी शासन प्रणाली को इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार ही, मतलब शरीयत का पालन किया था, मतलब जो शरीयत में कानून दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता था? अपने जो दरबार है उसको चलाता था। दूसरा कि सूफी प्रभाव और धार्मिक सहिष्णुता, जैसे हमें देखने को मिलता है गुजरात सल्तनत में। गुजरात की राजनीतिक संस्कृति में सूफी संतों और धार्मिक सहिष्णुता का महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। तो सुल्तानों ने विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ तालमेल बनाए रखा था, बहुत अच्छा रिलेशन ये लोग हर लोगों के साथ बना के रखते थे, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि इस समय सूफी संत वगैरह बहुत ज्यादा थे। तो सूफी संतों के संरक्षण के माध्यम से अपनी धार्मिक वैधता को इन्होंने बढ़ाया, और अहमद शाह के प्रथम के शासनकाल में सूफी संतों का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और सूफी आंदोलन भी देखने को मिलता है इन्हीं के टाइम पे बहुत ज्यादा इन्होंने संरक्षण दिया था। उनको दरगाह धार्मिक केंद्रों के रूप में भी उभरी थी उस समय। तो विजयनगर और गुजरात की राजनीतिक जो संस्कृति उसकी तुलना अगर करूँ तो कैसे डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, तो दोनों की धार्मिक नीति जानते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य ने हिंदू धर्म की रक्षा और संरक्षण है उसको प्राथमिकता दी, जबकि जो गुजरात सल्तनत थी उसने इस्लामिक कानून और परंपराओं पर आधारित थी। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही मान लो, एक विजयनगर दे रहा था हिंदू धर्म को संरक्षण, तो ये दे रहा था मुस्लिम धर्म को संरक्षण। हालांकि दोनों ही राज्यों की धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण मिलते हैं, मतलब दोनों अपने धर्म को संरक्षण जरूर कर रहे थे, पर दोनों एक दूसरे के धर्म को अपमान नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के धर्म को सम्मान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह हमें धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलता है। तो विजयनगर में मुस्लिम व्यापारियों और गुजरात में हिंदू जमींदारों की उपस्थिति इसका प्रमाण है, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य देखते हैं तो उसमें जितने भी व्यापारी ज्यादा मुस्लिम देखने को मिलते हैं, तो हमें पता लगता है कि विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम का भी बहुत ज्यादा रोल है। तो धार्मिक सहिष्णुता है, मतलब अच्छी स्थिति है दोनों के साथ, मतलब कोई लड़ाई वाली भावना नहीं है। गुजरात में हिंदू जमींदार, जितने भी जमींदार को हिंदू देखने को मिलते हैं, तो इससे पता लगता है कि शासक के हिंदू के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, मतलब धार्मिक सहिष्णुता देखने को यहाँ पे भी मिलता है। दूसरा है सैन्य व्यवस्था। तो दोनों की सैन्य व्यवस्था में कैसे तुलना करें हम, तो दोनों राज्यों ने क्षेत्रीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति का व्यापक उपयोग किया था। विजयनगर ने न्यायकार प्रणाली और गुजरात ने स्थायी मुस्लिम शासकों का सहयोग लेके सैन्य शक्ति को संगठित किया था। एक ने स्थानीय शासक जो है उसको संरक्षण लेके अपनी जो सैन्य शक्ति को बढ़ाया था, तो विजयनगर साम्राज्य ने न्यायकार प्रणाली को अपनाया था। तो अब व्यापार और अर्थव्यवस्था में दोनों की तुलना करते हैं, तो दोनों राज्यों की आर्थिक शक्ति व्यापार पर ही निर्भर थी, मतलब दोनों का जो इनकम का सोर्स ज्यादा था वो टैक्स से ज्यादा व्यापार था, क्योंकि दोनों तट पे ही आते थे। तो गुजरात सल्तनत विशेष रूप से समुद्र व्यापार में अग्रणी था, क्योंकि गुजरात जानते हो अरब सागर पे आता है, जबकि विजयनगर दक्षिण भारत के आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करता था। मतलब
जो भी आंतरिक व्यापार होते थे भारत के अंदर। तो अब जानते हैं दोनों की स्थापत्य कला में अंतर। तो विजयनगर की वास्तुकला में हिंदू मंदिर, धार्मिक संरचना का प्रभाव स्पष्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि गुजरात में हमें स्थापत्य कला का विकास जो है वो इस्लामी विकास देखने को मिलता है, जो कि मस्जिद मकबरों द्वारा हमें पता लगता है कि इस्लामिक को प्रमोट कर रहे थे ये। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं पूरा जो आपको चैप्टर है उस मतलब आपका जो यूनिट है उसका निष्कर्ष निकालूं तो राजनीतिक संरचना, दिल्ली की सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत जो है उसका शासक में अभिजात वर्ग में परिवर्तन हुआ, सेवा संस्कृति में परिवर्तन हुआ और एकता में परिवर्तन हुआ। दिल्ली सल्तनत ने विभिन्न तुर्क और अफगान शासकों के माध्यम से क्या करा, एक गतिशील और परिवर्तनशील राजनीतिक संरचना विकसित की, मतलब टाइम टू टाइम अभिजात वर्गों में परिवर्तन किया। शासक वर्ग में लगातार बदलाव हुए और इसी को सेवा संस्कृति कहा जाने लगा। एकता प्रणाली ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद की और दिल्ली सल्तनत को चलाने में एकता प्रणाली का महत्वपूर्ण रोल था। सेवा संस्कृति ने योग्यता को महत्व दिया। सेवा संस्कृति द्वारा अच्छे लोगों को पद पे रखा जाता था। यह साम्राज्य शासकीय तंत्र को मजबूत करा और विविधता को समाहित करने में सफल रहा था। वहीं राजनीतिक सत्ता जब हम देखते हैं कि उस समय दिल्ली सल्तनत के टाइम पे राजनीतिक सत्ता में अभिव्यक्ति हमें फ्रीडम कहाँ हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है स्मारक और अनुष्ठानों द्वारा। तो सत्ता की अभिव्यक्ति हमें केवल सैन्य बल से ही नहीं मिलती है देखने को, बल्कि ये इससे मिलती है कि उस समय स्मारक बन रहे थे, अनुष्ठान हो रहे थे, उन सब की जो संस्कृति है, उन समय जो वैभव, उस समय का जो जितने भी वास्तुकला हो रही थी, इससे हमें ये पता लगता है कि अपने राजा जो है अपनी छवि को दिखाने के लिए क्या कर रहा था, बना रहा था अच्छी स्मारक वगैरह। वही जो दक्षिण भारत में विजयनगर और गुजरात साम्राज्य जो उभरा था, उसमें विजयनगर और गुजरात की जो राजनीतिक संस्कृति वो भी बिल्कुल दृष्टिकोण से एक ही विभिन्न दृष्टिकोण से उभरी थी। जहाँ विजयनगर हिंदू संरक्षण के लिए उभरा था, तो वो मुस्लिम संरक्षण के लिए उभरा था गुजरात। तो विजयनगर ने हिंदू धर्म को और मंदिरों को अपनी शक्ति का आधार बनाया और उन्होंने इन सबको डेवलप किया और मंदिर बनवाया। वैसे ही गुजरात ने क्या करा, इस्लामी शैली को प्रमोट किया और ये दोनों ने अपने साम्राज्य को अपने धर्मों के माध्यम से, अपनी रीतियों के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा देके अपने साम्राज्य को फैलाया और धार्मिक सहिष्णुता भी दोनों में देखने को मिलता है और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। तो आई होप आपका ये पूरा जो सेकंड यूनिट है वो होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कॉलेज ग्रुप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर की जो न्यू आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं करा रही हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद और वेट कीजिएगा, आपका जो एग्ज़ाम आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियोज़ भी आपके पास आराम से आ जाएगी।